हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रोशन साई स्टडी पॉइंट पे, जिसमें आज हम बात करेंगे अपने एमसीक्यूज़। जैसा कि हमने अपनी एमसीक्यूज़ सीरीज स्टार्ट की थी, उसी वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए एक और नया चैप्टर लेकर आ गया। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट बुक के सभी एमसीक्यूज़ बेहतरीन तरीके से करा दिए हैं। जिसने भी उन वीडियोज़ को नहीं देखा, उस चैनल पर ही उपलब्ध है, जाइए और देखिए। ये आपके सीबीएसई बोर्ड, इसके अलावा बिहार बोर्ड और कोई सा भी बोर्ड दे रहे हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, सेकंड बुक। भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। चैप्टर नंबर 1, संरचनात्मक परिवर्तन, जिसके बीच के बेहतरीन एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आ गया हूं। और उनको देखिए। जिसने भी इस चैप्टर को मैंने एनिमेटेड तरीके से कराया हुआ है, जिसने भी उन चैप्टर्स को देख लिया, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसानी से इन एमसीक्यूज को कर पाएंगे। तो इसका मतलब जिसने भी इन वीडियोस को नहीं देखा, जो मैंने आपको सिलेबस के लिए एनिमेशन तरीके से कराई है, उनको भी जरूर देख ले, चैनल पर ही उपलब्ध है। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 कि किसके द्वारा भारतीय गांवों पर नगरों का प्रभाव लिखा गया है। आखिर किसने लिखा था कि भारतीय गांवों पर नगरों का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी, राजा राम मोहन रॉय, सी, अबुल कलाम आजाद, और डी, MS A राव। तो देखिए, जो भारतीय गांव पर नगरों का प्रभाव, ये जो लिखा गया था, ये लिखा गया था ऑप्शन नंबर डी, MS A राव द्वारा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। सेकंड है, उपनिवेशवाद का संबंध किससे होता है। तो देखो, उपनिवेशवाद का संबंध किससे होता है। तो सबसे पहले उपनिवेशवाद को समझते हैं। उपनिवेशवाद का मतलब ही क्या होता है कि इसके अंदर जब एक स्तर पर एक देश दूसरे देश की जितने भी आर्थिक संसाधन होते हैं, उनके ऊपर क्या कर लेता है, अपना नियंत्रण बना लेता है, उसी को उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, साम्यवाद को, पूंजीवाद को, समाजवाद को, या मार्क्सवाद को। तो उपनिवेशवाद का जो संबंध होता है, तो अभी मैंने आपको बताया, वो आर्थिक स्थिति को नियंत्रण में ले लेता है। तो आर्थिक स्थिति का जो संबंध लगाया जाता है, वो ज्यादातर बी ऑप्शन नंबर, पूंजीवाद से लगाया जाता है। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो जैसा कि आपको पता है कि हमें अपने देश को चलाने के लिए एक आयोग की गठन करना पड़ता है, जिसको कहते हैं हम योजना आयोग। तो अब यही पूछ रहा है, योजना आयोग जिसको प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं, इसकी स्थापना पूछ रहा है कब हुई। तो योजना आयोग की स्थापना जो हुई 1950 में हुई, 1952 में हुई, 1960 में हुई, 1872 में हुई। तो देखो, देश आज़ाद हो जाता है, तो उसके बाद में हमें अपने देश को कैसे चलाना है, तो उसके लिए हम योजना आयोग का गठन करते हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा 1950। और अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूं, तो ये था 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 कि घटते हुए पूंजी निवेश तथा निर्माण की मात्रा में अत्यधिक ह्रास के साथ, ह्रास का मतलब होता है कमी के साथ साथ, अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र के उत्पादन नियोजन में वृद्धि कहलाती है। तो वो क्या होता है, पूंजीवाद, औद्योगिकरण, विऔद्योगिकरण, या उपयुक्त से कोई नहीं। तो देखो, यहां तक अगर अत्यधिक ह्रास नहीं लिखा होता तब तो ये औद्योगिकरण हो जाता, लेकिन अत्यधिक ह्रास होता है यानी कि कमी होती है। तो कमी होती है तो उसको बोलते हैं विऔद्योगिकरण। और ये भी किसने बताया था, तो ये भी जो बताया था, वो बताया था MS A राव द्वारा बताया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी। जो आज हमें आधुनिकीकरण देखने को मिलता है, मॉडर्नाइजेशन, ये अवधारणा किसने दी थी। जेम्स प्रिंसेप ने दी, मैकियावेली ने दी, डैनियल बार्कर ने दी, या डैनियल लर्नर ने दी। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर निकलता है इसका, तो वो निकलता है ऑप्शन नंबर डी, डैनियल लर्नर ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 कि औपनिवेशिक सरकार ने डैश की खेती करने के लिए गलत तरीके से मजदूरों की भर्तियां की। तो मैंने ये आपको जिस टाइम पर चैप्टर करा रहा था मैं, तब मैंने एनिमेशन तरीके से आपको ये बताया था कि औपनिवेशिक सरकार ने किसकी खेती करने के लिए गलत तरीके से प्रयोग किया था,
मजदूरों की भर्तियां की थी, तो वो था ऑप्शन नंबर ए, चाय की खेती करने के लिए, क्योंकि चाय की खेती भारत के अंदर नहीं थी। तो जब औपनिवेशिक सरकार यानी कि जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सी सरकार है, औपनिवेशिक सरकार का मतलब था जो उस टाइम की ब्रिटेन कंपनी वो भारत के ऊपर जब रूल कर रही थी तो उसी को बोला गया औपनिवेशिक सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाय। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि एक स्तर पर एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन को क्या कहते हैं? औद्योगिकरण, नगरीकरण, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद। तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया है इसका आंसर, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अभी मैंने आपको ऊपर बताया इसका आंसर क्या होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, चाय बागानों के मालिक डैश थे, कौन थे? अंग्रेज थे, भारतीय थे, पुर्तगाली थे, डच थे। तो अभी बताया कि चाय बागान यानी कि जो चाय थी वो भारत के अंदर कौन लेकर आया था? ब्रिटेन लेकर आया था। तो ब्रिटेन वाले कौन होते? तो वो कौन थे? अंग्रेज थे, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक नगर डैश डैश और डैश औपनिवेशिक काल में विकसित होते चले गए। तो कौन से नगर विकसित होते चले गए थे? मद्रास, हुगली, सूरत, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, या बॉम्बे, अहमदाबाद, कलकत्ता, या फिर डी कह रहा है कि सभी। देखो सभी तो नहीं हुए, कौन से हुए? जो समुद्र के किनारे पर थे, जैसे मद्रास, हुगली, सूरत, नहीं। लेकिन ये नहीं हुआ, इसके मेन शहर लिखने हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी देखिए, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी समुद्र किनारे थे, क्योंकि वहां से पत्तन से निर्यात किया जा सकता था चीजों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, ये इनको 3 प्रेसिडेंसी भी बोलते हैं। तो इन्हें प्रेसिडेंसी भी बोला जाता है। तो 3 प्रेसिडेंसी उन्होंने विकसित की थी, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है डी, योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया है? देखो योजना आयोग मैंने आपको अभी बताया था 1950 में इसका गठन हुआ था फिलहाल। लेकिन अगर आज की बात करूं तो आज तो योजना आयोग नहीं है। तो आज इसकी जगह पर क्या आ गया है? कल्याणकारी आयोग, नीति आयोग, सामाजिक कल्याण आयोग, या कार्यक्रम आयोग। तो आज योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया है? बी ऑप्शन, नीति आयोग ने ले लिया। इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया। फुल फॉर्म अगर पूछ ले जाए नीति आयोग की, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 11 की एक ऐसी व्यवस्था जिसके उत्पादन में पर ही कुछ ही या विशेष लोगों के स्वामित्व का अधिकार होता है। तो कौन सी व्यवस्था है जिसके ऊपर विशेष लोगों के स्वामित्व का अधिकार होता है? ऑप्शन नंबर ए, साम्यवाद, बी मार्क्सवाद, समाजवाद, या पूंजीवाद। तो देखो जो भी उसके उत्पादन पर सिर्फ कुछ ही और विशेष लोगों का अधिकार होता है, यानी कि सिर्फ कुछ ही लोगों का अधिकार होता है, तो वो व्यवस्था कहलाती है पूंजीवाद। क्योंकि साम्यवाद, समाजवाद, इनमें तो सभी का कहीं ना कहीं क्या होता है? अधिकार होता है। लेकिन पूंजीवाद होती है जिसमें कुछ ही लोगों का स्वामित्व के अधिकार होता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, पूंजीवाद। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, यूरोप और अमेरिका की संस्कृति से प्रभावित होकर होने वाले परिवर्तन को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद, औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण, अमेरिकीकरण। तो यूरोप और अमेरिका की संस्कृति, जैसे आज हम देखने को मिलता है कि हम लोग पश्चिम पोशाक पहन रहे हैं, टाई पहन रहे हैं, खान पान में भी हमें बदलाव देखने को मिलता है। तो ये सब क्या हो पा रहा है? इसको हम बोलते हैं पश्चिमीकरण, यानी कि वेस्टर्नाइजेशन। तो ये सब वेस्टर्नाइजेशन कहलाता है, यानी कि पश्चिमीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 कि राष्ट्रीय योजना समिति के संपादक कौन थे? तो संपादक MC मजूमदार, BB रॉय, उर्जित पटेल, KT शाह। तो जो इसका करेक्ट आंसर, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा KT शाह, इसके संपादक थे। अगर अध्यक्ष पूछ लिए जाए तो अध्यक्ष तो थे इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि भारत में
सड़कों पर चलना, ब्रेड कटलेट खाना, आमलेट खाना, टाई पहनना किसका हिस्सा है? औद्योगिकरण का, विऔद्योगिकरण का, उपनिवेशवाद का, साम्राज्यवाद का। अभी मैंने ऊपर बताया ये किसका हिस्सा है, तो ये हिस्सा है सी ऑप्शन, उपनिवेशवाद का। जो हम आज सड़कों पर लेफ्ट चलते हैं, ब्रेड कटलेट खा रहे हैं, ऑमलेट खा रहे हैं, टाई पहन रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद का ही प्रभाव है जो भारतीय संस्कृति पर देखा जा रहा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत में औद्योगिकरण लगभग कितना पुराना है? ऑप्शन नंबर ए 100 वर्ष, बी 200 वर्ष, सी 300 वर्ष या 500 वर्ष। तो भारत में देखो औद्योगिकरण अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ये मात्र 100 वर्ष पुराना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 वर्ष। लगभग की बात कर रहा है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 16 कि ब्रिटेन के लिए सामान उतारने व चढ़ाने के लिए किस नगर का उपयोग किया जाता था? पर्वतपुरी का, हनुमानपुरी का, कृष्णगढ़ का या अलीगढ़ का? तो देखो ब्रिटेन के लिए जो सामान उतारना व चढ़ाना किया जाता था वो पत्तन था, और वो पत्तन जो था उसका नाम था पर्वतपुरी। तो पर्वतपुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 17 कि औपनिवेशिक काल में झारखंड से मजदूर चाय की खेती करने के लिए डैश आए, कहाँ पर बुलाया गया? गुजरात में, सूरत में, मुंबई में या असम में? तो देखो इसका आंसर हम अपने निकाल सकते हैं कि चाय की खेती सबसे बढ़िया कहाँ की होती है, तो वो तो असम की होती है। तो कहाँ बुलाया जाएगा उनको? असम में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कि आज नगरीकरण को किससे जोड़कर देखा जाता है? शहरीकरण से, औद्योगिकरण से, औपनिवेशीकरण से या अमेरिकीकरण से? तो आज हमें जो भी नगरीकरण देखने को मिला, देखो नगरीकरण और शहरीकरण तो एक ही है, तो इसको हम किससे जोड़कर देखते हैं? औद्योगिकरण से जोड़कर देखते हैं हम, कि नगरीकरण जहाँ पर भी होगा, नगरीकरण का मतलब है जो जो धीरे धीरे नगर से बदलते जा रहे हैं गांव, उसी को बोलते हैं। और वहाँ पर फिर क्या आएगा? औद्योगिकरण भी आएगा। अगर वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कि 1995 में भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 150 लाख, 250 लाख, सी 400 लाख या डी 450 लाख? तो इसका भी फैक्चुअल आंसर है डायरेक्ट 450 लाख थी, 1995 में पूछ रहा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20 कि सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से, ये कथन किसका है? तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये किसका है? तो ये ऑप्शन नंबर ए जॉनसन का कथन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21 कि बंबई से ब्रिटेन को क्या निर्यात किया जाता था? कपास, चीनी, कहवा या जूट? तो देखो बंबई, मैंने आपको 3 शहर बताए थे, बंबई, कलकत्ता और मद्रास। तो इनसे कुछ ना कुछ निर्यात किया जाता था। तो आपसे पूछ रखा है बंबई से क्या होता, तो बंबई से होता था ऑप्शन नंबर ए कपास। कपास को बंबई से किया जाता था। चीनी और कहवा इसको मद्रास से किया जाता था, और जूट हमारा बंगाल से किया जाता था। तो मैंने आपको तीनों ही बता दिए फिलहाल। बंबई से इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कपास। फिर है क्वेश्चन नंबर 22 1834 से 1920 तक भारतीय मजदूरों को किस बागान क्षेत्र में ले जाया जाता था? टाइम पीरियड ध्यान रखना, कब ले जाया जाता था, किस बागान क्षेत्र में ले जाया जाता था? अमेरिका, यूरोप, श्रीलंका या मॉरिशस? तो देखो क्या होता था, इसका करेक्ट जो आंसर है वो है मॉरिशस। अगर आपसे भारत के अंदर पूछ लेता तो असम है, लेकिन अभी यहाँ पर पूछ रखा है, एक तो टाइम पीरियड देकर पूछ रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस में ले जाया जाता था इनको बागान क्षेत्र में। फिर है क्वेश्चन नंबर 23 आधुनिक कोलकाता की स्थापना किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिक, जॉब चोरनोक, डलहौज कैनिंग? तो देखो इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर बी जॉब चोरनोक ने की थी। पूछ ले कब की थी, तो 1690 में की थी। आज का जो आधुनिक कोलकाता है इसको किसको मिलाकर बनाया गया था? तो इसको 3 शहरों को मिलाकर बनाया गया था, गोविंदपुर, सूतानाती और कलकत्ता। तो कलकत्ता, सूतानाती, गोविंदपुर को 1690 में जॉब चोरनोक ने क्या करा था? आधुनिक जो आज हमें कोलकाता देखने को मिलता है, इस तीनों को मिलाकर
आधुनिक कोलकाता की नींव रख दी गई थी, स्थापना कर दी गई थी जॉर्ज चॉर्नक ने 1690 में। क्वेश्चन नंबर 24 कि फोर्ट विलियम की स्थापना कब की गई और ये कहाँ पर स्थित है? 1690 मुंबई में, 1498 मद्रास में, 1750 बंगाल में या 1698 कोलकाता में। तो देखो, जैसे कोलकाता की स्थापना की जाती है 1690 में, उसके बाद में फोर्ट विलियम की स्थापना की जाती है 1698 कोलकाता में। इसका उद्देश्य क्या था? सैन्य और रक्षा का उद्देश्य था, इसीलिए फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी, सैन्य और रक्षा का। फिर है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत में चाय उद्योगों की शुरुआत कब से हुई? और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के अंदर चाय उद्योगों की शुरुआत कब से हुई? तो ऑप्शन नंबर ए 1851, 1650, सी 1750, 1660। तो भारत में जो चाय उद्योग है वो ऑप्शन नंबर ए 1851 में शुरू हुआ। और किसने स्टार्ट किया था? ये अंग्रेजों ने किया था। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन। कहने के लिए ये 25 है, बट मैंने इनमें हर क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये कहीं ना कहीं 40 से ज़्यादा के हमारे MCQs हो जाते हैं। तो इसी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सभी MCQs कराए हैं। जिसने भी उन MCQ सीरीज़ को नहीं देखा वो ज़रूर देख लो। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू आपके गोविंद शर्मा सर की तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।